नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की वार्तालाप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कराएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल ये हिंदी के मनीषी, संस्कृति के मर्मज्ञ विद्वान थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व विभाग को बहुत महत्वपूर्ण माना। इनका जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में 6 अगस्त 1904 को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। लेकिन ये इनके माता पिता कुछ समय पश्चात लखनऊ में रहने लगे, तो ये भी माता पिता के साथ लखनऊ में ही रहे। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ उन्होंने पाली, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया और अनेक पाली प्राकृत रचनाओं का संपादन भी किया इन्होंने। ये दिल्ली संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। लखनऊ में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष और आचार्य पद को सुशोभित किया इन्होंने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में अध्यक्ष और आचार्य रहे तथा ये लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व इतिहास, प्राचीन इतिहास विभाग में क्यूरेटर भी रहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य में संवर्धन किया, अर्थात विकास किया। अनेक रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं थी निबंध संग्रह में, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, यह है इनके निबंध संग्रह। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्पलता, बागधारा, माता भूमि, भारत की एकता, आदि निबंध संग्रह लिखे। ये है यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, ये निबंध है और ये पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह में संकलित है। ये निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र इसमें संकलित है। इस वाले उन्होंने संपादन भी किया। पद्मावत
की संजीवनी व्याख्या, वामन भट्ट का हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, इनका संपादन किया। इनका शोध ग्रंथ था पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि कालीन भारत, ये इनका शोध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय महापुरुषों जैसे वाल्मीकि, मनु और श्री कृष्ण का वही बुद्धि संगत के साथ इन्होंने चरित्र चित्रण भी किया है। ये थे भारतीय महापुरुष। श्री कृष्ण, वाल्मीकि एवं मनु के जीवन का चित्रण किया है। चरित्र चित्रण किया है। इनका भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत लगाव था। अपनी भाषा में इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त परिमार्जित खड़ी बोली रही है। संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। भाषा में कुछ कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं कहीं दोहरुता आ गई है, अर्थात कठिनता आ गई है, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने एक सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। शैली इनकी समास शैली, व्यास शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक और विचारात्मक, तथा उद्धरण शैली। विचारात्मक निबंधों में इन्होंने विचारात्मक शैली प्रयोग किया है। और जैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और धर्म ग्रंथों से अनेक उदाहरण जो प्रस्तुत किए हैं, उसमें इन्होंने उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य के ये महान साहित्यकार हिंदी भाषा को, भारत को अनेक रचनाओं से समृद्ध करते हुए जुलाई 1967 में हमसे सदा के लिए विदा हो गए। इनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1967 ईस्वी में। इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति पर बहुत अधिक बल दिया है। इनका जो हिंदी में पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध, ये पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंग हैं। यह है राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंग हैं। नंबर 1 भूमि,
नंबर 2 जन्म और नंबर 3 संस्कृति। भूमि का अर्थ है भारत की भूमि। बिना भूमि के तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राष्ट्र के निवासी जिस स्थान पर रहते हैं वो राष्ट्र की भूमि होती है। उस भूमि में जो अपार खनिज संपदा भंडार हैं वे उसका उपयोग करते हैं। तो उस भूमि के साथ हमारा माता जैसा संबंध होना चाहिए। उसके निवासी पुत्र और भूमि माता है, क्योंकि भूमि का ही हम अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, उसके द्वारा पले बड़े हैं, उसके प्रति जन की रक्षा का दायित्व बनता है। जब तक जन का संबंध माता पृथ्वी के साथ माता जैसा नहीं होगा तब तक राष्ट्र के विकास की भी कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्र का विकास उद्भव तभी होता है जब उस देश के निवासी अपनी मातृभूमि देश की भूमि को माता समझें, उसके सुख दुख को समझें, उसकी रक्षा का दायित्व निभाएं। दूसरा आता है जन का अर्थ है मनुष्य। राष्ट्र का दूसरा स्वरूप है राष्ट्र में निवास करने वाले मनुष्य। जिस राष्ट्र के निवासी जितने कुशल होंगे, निपुण होंगे, परिश्रमी होंगे, वे राष्ट्र उतनी ही उन्नति करेगा। केवल संख्या मात्र बढ़ाने से उन्नति नहीं होती है। राष्ट्र की उन्नति होती है राष्ट्र के नागरिक कुशल होने चाहिए। उन्हें अपनी पृथ्वी पर पाई जाने वाली अमूल्य संपदा का ज्ञान होना चाहिए जिसका वो उपयोग कर सकें। उपयोग करने के बाद ही तभी राष्ट्र की समृद्धि होती है, उन्नति होती है। तो जन का प्रवाह तो अनंत होता है। जन के अनुसार जन जिस क्षेत्र में भी कार्य करने लगे पूरे मनोबल के साथ उस क्षेत्र की उन्नति हो जाती है। तीसरा अंग है राष्ट्र के स्वरूप में संस्कृति। संस्कृति के बिना तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। भूमि हो, वहाँ के निवासी हों और उनको उस देश की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समझो उस राष्ट्र का ही लोप हो गया। जिस देश के निवासी उस भूमि पर कैसा विचार करते हैं, उसके साथ कैसा कार्य करते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार जैसा जो कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, वह उस राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है। संस्कृति जन का मस्तिष्क होती है और जिसका मस्तिष्क जितना उन्नत होगा वो देश भी उतना ही अधिक उन्नति कर सकेगा। इसलिए संस्कृति के अभ्युदय के लिए राष्ट्र के नागरिकों को अधिक सक्रिय होना चाहिए। हमें संस्कृति से जुड़कर और अपनी संस्कृति के अनुसार ही विचार करें और कार्य करें। उसी के अनुसार हमारा खान पान रहन सहन व्यवहार होना चाहिए। भारत में अनेक मत के लोग हो सकते हैं लेकिन उनकी संस्कृति में एकता पाई जाती है, अभिव्यक्ति एक होती है उनकी। उनके खान पान अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की शक्ति एक होती है, उनकी संस्कृति एक होती है। तो राष्ट्र के स्वरूप में वासुदेव अग्रवाल ने इन 3 अंगों पर एक प्रमुखता से अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पर छात्र इस पाठ को अपने पुस्तक के अनुसार गहनता से अध्ययन करें और इससे संबंधित प्रश्न हैं PDF में आपको दिए जाएंगे, इसको नोट करें। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।